तो आज का सेशन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने उन प्रमुख एजुकेशनिस्ट को शामिल किया है जिनके बिना कोई एग्जाम, टीचिंग की एग्जाम तो नहीं होती है, चाहे जिस लेवल की हो। आप उन 3 या 4 के नाम बेहतर जानते भी हैं: जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और ब्रूनर। तो आप जब इन चारों को कहीं पढ़ते हैं तो देखा होगा कि इन चारों के प्रश्नों को लेकर कहीं ना कोई डाउट जरूर रह जाता है। तो आज के सेशन में इन्हीं पर विशेष चर्चा करनी है और अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आप सभी का थिंक साइकोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसपी सिंह। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि होने वाला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। अच्छा, एक बात और है प्रश्न शुरू करने से पहले कि जीन पियाजे को मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने जरूर सुना होगा, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। लेकिन अगर पूछा जाता है कि क्या किसी दूसरी थ्योरी पर भी इन्होंने काम किया? हां, किया है। तो जीन पियाजे नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य कार्य मैंने पहले बोला है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ही है इनका, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए ही इनकी प्रॉपर पहचान है। तो पहला क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द अथवा पद का प्रयोग किया? पहला विकल्प है परिपक्वन प्रखंड, दूसरा विकल्प है जीन, तीसरा विकल्प है विकास के क्षेत्र, चौथा विकल्प है अवधारणाएं अथवा स्कीमा। मुझे पता है 1 सेकेंड आपको लगना चाहिए। मानसिक संरचनाएं जिनके द्वारा चिंतन होता है, तो बोला गया चिंतन के निर्माण प्रखंड। अगर हम कहें पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अथवा पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हो गया चिंतन के निर्माण प्रखंड। जिनके द्वारा होता क्या है? जिनके द्वारा किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो परिपक्वन प्रखंड, कोई टर्म ऐसा उन्होंने यूज किया नहीं। जीन की बात वो करते नहीं है, विकास के क्षेत्र की बात करते नहीं, दैट वाज स्कीमा। स्कीमा, अब स्कीमा क्या है? ये बात सही है कि यह जीव विज्ञान का शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला मानसिक जोड़ तोड़। क्लियर है?
समस्या के समानांतर की जाने वाली या समस्या के संभावित उत्तर के लिए की जाने वाली मानसिक जोड़तोड़ या फिर काटछांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्न अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। अच्छा, थोड़ा डाउट है, कहीं पर आप सवाल देखते होंगे तो आपको लगभग सवाल तो वही लगते हैं, लेकिन अगर कहा जाए एक शब्द जुड़ना और एक शब्द कम हो जाना तो सवाल का अर्थ बदल देना, यह बात स्वाभाविक है। यह सवाल भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से ही है, और आप सबको पता है कि 4 चरण दिए हैं जीन पियाजे ने। पहला चरण है संवेदीय पेशी अवस्था, जिसे वो कहते हैं 0 से 2 वर्ष। फिर है पूर्व संक्रिय अवस्था, जिसे वो कहते हैं 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी है 7 से 11 वर्ष। फिर चौथी है वो 11 से 15 अथवा 16 वर्ष की बात करते हैं। अब कह रहा कि अमूर्त, एक तो अमूर्त की बात आई तो अमूर्त चिंतन तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी होता है। पहले तो 2 काटी देते हैं हम, बात 3rd या 4th पे टिकी हुई है। तो अगर केवल अमूर्त की बात करेंगे, अमूर्त क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है, राइट। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंत में 11 वर्ष के आसपास अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन कह रहा वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्न अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए। अब यहां पर 2 सवाल कई जगह मिल जाते हैं, औपचारिक संक्रियावस्था और मूर्त संक्रियावस्था। बोर्ड इसमें कई बार खुद गलती कर देता है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्न अवस्थाओं में से किसकी। हालांकि अगर प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो यही जाएगा, औपचारिक संक्रियावस्था। लेकिन कई बार आपको मिलता है कि यहां पर भी अमूर्त का प्रयोग होता है। मैंने 3rd क्यों करा? क्योंकि अमूर्त के साथ वैज्ञानिकता भी लगी हुई है। अमूर्त, खाली अमूर्त नहीं, अमूर्त के साथ वैज्ञानिकता भी लगी है, इसलिए आपका 3rd सही होगा। ठीक है, अगर कहीं अमूर्त चिंतन की बात होती तो केवल मूर्त संक्रियात्मक चुना जा सकता था। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। अब देखो पूछा जा रहा पूर्व संक्रियात्मक काल, प्री ऑपरेशनल स्टेज काल है तो निकाल सकते हो आप, 2 से 7 वर्ष है ये। पहला कह रहा लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, दूसरा कह रहा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो बच्चा अगर अमूर्त चिंतन की बात करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष, और ये है नहीं, पूछा जा रहा 2 से 7 वर्ष में, तो इसे कट कर दो। अभिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल निष्कर्ष, ये है आपका 11 वर्ष के बाद, इसलिए इसको भी नहीं छूना है हमें। अब तो फिर बच गए पहला और दूसरा। एक तो कह रहा लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, राइट, और दूसरा कह रहा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अगर हम कहें कि इन दोनों में बड़ा कंट्रोडक्शन है, तो फिर वही स्थिति जब आप टेक्स्ट बुक उठाते होंगे, आप अपनी एग्जाम बुक उठाते होंगे, तो यहां फिर कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन हो क्यों रहा है? कंफ्यूजन हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर हम कहें पहली अवस्था कौन सी है? 0 से 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के बाद यहां पर भी 2 वर्ष है, तो जो चीजें यहां स्टार्ट होती वो कहां पर? इसमें जाकर पूरी होती हैं। इसलिए कई बार ऐसा दिया गया 2 वर्ष के आसपास का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करने लगता है। आप देखिए, जब आप चॉकलेट लेते हैं और आंखें दिखाते हैं तो बच्चा चॉकलेट न लेने का बहाना बनाता है, आपकी आंखों से आपके चेहरे के भाव को समझ लेता है कि कब आप उसे प्यार से डांट रहे हो, कब आप उसे स्नेह कर रहे हो। तो ये चीज भी है। तो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, हालांकि अगर उत्तर की बात करेंगे तो आपका लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार ही माना जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है
कहलाती है, संशोधित किया जाता वो डैश कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। अब देखो यहां बात चल रही संशोधन की, तो अगर हम कहें पियाजे के कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले है क्या, सबसे पहले बच्चा है एडॉप्टेशन, जिसे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अनुकूलन। अब अनुकूलन के दो भाग हैं, पहला कौन सा है, पहला असिमिलेशन, ये पहला है, इसे कई जगह आप पढ़ चुके होंगे, आत्म सात्मकरण, आत्म सात्मीकरण। और दूसरा पार्ट इसका होता है एकोमोडेशन। ये क्या है, ये है आपका समावेशन, राइट। इसमें क्या करते हैं, पुरानी, इसे ऐसे कह सकते हो पूर्व, तो प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं संशोधन, इंप्रूवमेंट, राइट। तो संशोधित किया जाता है, तो कौन सा वाला हो जाएगा आपका, समावेशन, जिसे समाविष्टीकरण भी कहा गया है। तो ये एडॉप्टेशन का प्रोसेस है। क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका डैश को श्रेय जाता है। तो बच्चों के बारे में अपनी समझ की बात केवल एक व्यक्ति करता है, वो कौन है, जीन पियाजे। वरना जीन पियाजे को छोड़कर ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं वर्तमान में के छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते, या पहले भी यही मानते थे। लेकिन अगर कहें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ने, या फिर कह सकते हो व्यवहारवादियों ने, इस पर बहुत बड़ा चेंज किया है और ये माना है कि बच्चे का मस्तिष्क खाली डिब्बा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास जुड़ा हुआ है किससे, बौद्धिकता से। तो कह रहे सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा तत्व या कौन सा फैक्टर, एलिमेंट्स बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। किसने ये बात मानी है, पियाजे के अनुसार अगर बात की जाती है तो पियाजे ने किस तत्व पर फोकस नहीं किया है। सामाजिक संचरण की बात करेंगे तो ये तो वाइगोत्स्की कहते हैं भाई, इस पे कौन काम करता है, इस पर वाइगोत्स्की काम करते हैं। इन दोनों के बीच में यही अंतर है। जीन पियाजे सामाजिकता को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो अनुभव को मानते हैं और संतुलीकरण को भी मानते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट बच्चा, राइट। इस आंसर का या फोर्थ विकल्प का कोई यहां औचित्य है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दोनों भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने को कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रति उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस की मात्रा ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। तो अब सिंपल सी बात है भाई, एक टीचर है जो क्या करती है, 2 गिलास ले रही है, ये हैं जो जिनमें दोनों में समान मात्रा में जूस भरा हुआ है, ये जूस भरा हुआ है। अब उसने किया क्या, इस गिलास को एक पतली सी गिलास में डाल दिया, पतली सी गिलास में डाल दिया, राइट। अब इसमें जूस की मात्रा ज्यादा दिखने लगी और इस वाले को चौड़े गिलास में डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसकी मात्रा ऐसे फैल गई। अब बच्चा इस वाले और इस वाले में
समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा, उसे लगता है इस वाले में कितना है, इस वाले में ज्यादा हो गया और इस वाले में कैसा रह गया, कम रह गया। तो आप देखेंगे यहां पे था वो, पहले यहां पे था, तो उसको अगर कहा जाए और यहां और जाने में और फिर वापस इस तुलना में करने में, तो कौन सा आ जाएगा, समायोजन में कठिनाई, विकेंद्रीकरण में कठिनाई, अहम केंद्रण, पलटावी गुण। तो अहम केंद्रण तो है नहीं, ईगोसेंट्रिज्म है नहीं पहली चीज। अगर हम कहें विकेंद्रीकरण तो हम सोचेंगे, समायोजन की भी बात नहीं आ रही यहां पर, समायोजन वातावरण के साथ ही है। अब पलटावी गुण और आप विकेंद्रीकरण में कंफ्यूज हो गए, तो बच्चा दूसरा सही है, डिसेंट्रलाइजेशन में। जहां था वो वहां नहीं पहुंच पा रहा, वो नहीं सोच पा रहा कि जूस की मात्रा समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार बिल्कुल नहीं है, याद करना बिल्कुल नहीं है, समाज की बात आती नहीं है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, अभी अभी हमने बताया था एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन के दो भाग, उनके द्वारा ही वो सीखता है। तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं दो चरणों से गुजर रही है, आपको दोनों बता दी मैंने। एक पहली वाली है आपकी असिमिलेशन और दूसरी वाली एकोमोडेशन है। ठीक है, एक में क्या करता है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ लेता है और दूसरे में क्या करता है, उसमें हेर फेर करता है। तो अब बात करते हैं बच्चा लेव वाइगोत्स्की के कुछ सवालों की। तो देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो आप सबको पता वाइगोत्स्की वयस्क और समवयस्क, इसका मतलब सहायता, परस्पर सहयोग। अगर ऐसे टर्म आपको मिलते हैं तो सोच लेना बिल्कुल सही होगा, फोर्थ आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत, अब देखो समाज, सामाजिक सांस्कृतिक है, कॉग्निटिव सही, लेकिन इनके फैक्टर्स दूसरे हैं। में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल नहीं, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण बिल्कुल नहीं, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न बिल्कुल नहीं, सहयोगी प्रोजेक्ट अभी इससे पहले ही मैंने क्लियर किया है, परस्पर सहयोग की भावना। समाज में रहकर, यदि समाज स्टैंडर्ड है, समाज बौद्धिक रूप से मजबूत है, तो सोच लेना बच्चे भी वहां पर स्ट्रांग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, देखो फिर पूछ रहे हैं। पहला विकल्प है उद्दीपन अनुक्रिया इगुमन, दूसरा विकल्प है सामाजिक अन्योन क्रिया और तीसरा विकल्प है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, चौथा विकल्प है संतुलन। तो वाइगोत्स्की की अगर बात की जाएगी तो सामाजिक सहयोग की बात चल रही है, बाकी कुछ है नहीं, दूसरा सही है आप सभी का, सामाजिक अन्योन क्रिया, अंतः क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया है। बंडूरा के द्वारा, जीन प्याजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। तो जेडपीडी का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए, अब है क्या ये, इसमें एक बालक किसी वयस्क के सहयोग से अपने ज्ञान की संभावना को बढ़ाता है, राइट, अपनी ज्ञान की क्षमता को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका सांस्कृतिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांस्कृतिक शिक्षा की बात चल रही है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना। तो मेरे ख्याल से आप आइडेंटिटी कर लेंगे, चौथा सही है यहां पर। संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति निरंतरता को बनाए रखती है, बिल्कुल। संस्कृति हस्तांतरण में सहायता करती है, संस्कृति परिष्करण माने फिल्ट्रेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास पर कार्य कर रहे हैं कौन से? वाइगोत्स्की भी और पियाजे भी हैं। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना,
कौन सा तरीका गलत है? 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो अगर देखो, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तो सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, प्रयोगों का समर्थन भी करना चाहिए, उसकी भाषा को अमान्य कर देना गलत होगा बच्चा। 4th इज राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। संस्कारों की आनुवंशिकी। यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पादन होता है। यह औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है। यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। समावेशन और समायोजन वाइगोत्स्की ने, ये तो पियाजे आप सबको पता है, तो सबसे पहले इसे कट कर दो। अब कहते हैं औपचारिक शिक्षा का उत्पादन। औपचारिक शिक्षा भी कहां है? विद्यालय में है, इसे भी कट कर दो आप। अब कहा जाए आनुवंशिकता की बात भी नहीं कह रहे वाइगोत्स्की, सामाजिक अंतर क्रियाओं के उत्पादन की बात करते हो, दूसरा आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जेरोम ब्रूनर से रिलेटेड होगा। राइट? ये भी किससे जुड़े हुए? ये भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही जुड़े हुए। प्याजे से आगे का कार्य कह सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। अब कहा जा रहा है संज्ञानवादी पद्धति कॉग्निटिव पैटर्न के जनक कौन है? वॉटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफ्का। उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। वॉटसन व्यवहारवाद का है, जीन पियाजे और ब्रूनर ये दोनों ही हैं आपके। कोहलर और कोफ्का की बात की जाएगी तो ये किसके हैं? ये गेस्टाल्ट के हैं बच्चा। केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूतियों को कितने तरीकों से बताता है? बस इतना है। बालक या शिशु अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के कितने तरीके अपना रहा है? 1, 2, 3, 4। आंसर प्लीज। इसका आंसर तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 1 और 2 पर तो जाइए मत, 3 और 4 पर जाइए। इन दोनों के बीच में बस इतना अंतर है, पियाजे 4 बताते हैं और ब्रूनर कितने बताते हैं? 3 बताते हैं बच्चा। ब्रूनर ने कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। तो बच्चा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 तरीके कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है आपका इनएक्टिव, और दूसरा कौन सा है? आइकॉनिक है, और तीसरा वाला जो पढ़ते हैं वो कौन सा है आपका? वो है सिंबॉलिक। पहला वाला जो इनेक्टिव मोड है ये 0 से 18 माह होता है। दूसरा वाला जो आइकॉनिक है ये 18 माह से 2 वर्ष होता है। और लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला आपका चल रहा है 7 वर्ष से आगे। ठीक है, तो यह है आपका ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के तरीके 3, जबकि पियाजे के आपको 4 पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जाता है? यह माना जाता है तो संवेदी प्रेरिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 3 अवस्थाएं आपने देख ली हैं। अगर कहा जाता ब्रूनर की, तो ब्रूनर की जो अंतिम है 7 वाली, वो 2 से 7 मानी जा रही है, क्योंकि दूसरी वाली 2 तक है, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक, राइट, 2 से 7 वर्ष।
7 वर्ष के बाद भी है ये। तो अगर कहा जाता है ये वाली कौन सी अवस्था है, संवेदी प्रेरक है नहीं, पूर्व संक्रियात्मक है नहीं, तो इसे हम मूर्त संक्रियात्मक मान लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ब्रूनर के अनुसार जब बालक किसी प्रतिमा को पहली बार देखता है तो उसे कहते हैं, पहली बार जब देखता है, इनेक्टिव, प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, ये 3 है जो हमने पढ़े हैं। इनेक्टिव, प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं की बात नहीं है, इन 3 में से ही हमें चुनना है। तो अगर हम 3 की बात करेंगे, ब्रूनर के अनुसार जब बालक किसी प्रतिमा को पहली बार देखता है तब वो क्रिया करके बताता है। इनेक्टिव मोड का मतलब है क्रिया करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रूनर की धारणा के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अधिकांश व्यवहार डैश के अंतर्गत होता है। किसकी बात चल रही? उद्दीपक अनुक्रिया की बात, ब्रूनर की धारणा के अनुसार। अमूर्त धारणा, प्रदर्शन, अंतर्दृष्टि, कल्पना। बच्चा प्रदर्शन होगा, करके बता रहा है वो क्रिया के द्वारा, राइट। चलिए अब बात करते हैं लॉरेंस कोहलवर्ग के सवालों को लेकर। कोहलवर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकीकरण या आंतरीकरण, अभ्यंतरिकीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत, सार्वभौमिक नैतिकता। बताएं आप। तो आप सबको पता है कि दंड से नियंत्रण और पुरस्कार से पहली वाली है, और ये कौन सी है? ये है आपकी 4 से 10 वर्ष, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार या सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह है नैतिक तर्क, या यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, बिल्कुल नहीं है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता, बिल्कुल नहीं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं नहीं है। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच, यानी नैतिक तर्क और उससे लिया गया निर्णय के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कोहलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलवर्ग की बात चल रही, भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। आप सबका एक ही मत होगा, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो बात चली कोहलवर्ग की, फिर वहीं पहुंच जाओ, नैतिक विकास के चरण। और नैतिक विकास के चरण 3 अवस्थाएं, 6 चरण दिए हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं हैं। अगर पूछा जाता अवस्थाएं कितनी दी हैं, अवस्थाएं तो दी हैं 3, और चरण अगर पूछे जाते हैं तो चरण दिए हैं 6, प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बताएं आप। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं, 4 हटा दो, 3 है, 3 में से ही हमें चुनना है। कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा, मतलब खुद से नहीं, दूसरों के द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था। तो ये पूर्व पारंपरिक अवस्था है, राइट। इसमें खुद की नैतिकता का पूर्ण लोप होता है, पूरी तरीके से अभाव है, लैक है, जबकि दूसरे जो कहते हैं उसी बात को सही मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार है। तो विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीन प्याजे के अनुसार।
विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता, बताएं आप लोग। विषमांग नैतिकता की कोई बात हुई नहीं है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता तो है नहीं, यहां पर प्रतिक्रिया की भी बात नहीं, सहयोग की नैतिकता है। फोर्थ इज राइट। झगड़ा नहीं करना चाहती रिया किससे? ऋषभ से। और पिकनिक को तय करने से पहले उसने कह दिया कि बहुमत के अनुकूल बना लेते। ठीक, दो हैं, एक और दो। उन्होंने कहा भाई पिकनिक चलना, अब हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए दोनों ने डिसीजन करा, बच्चों से पूछ लेते, जो बहुमत मिल जाएगी, जो मेजोरिटी कह दी जाएगी वो कर लिया जाएगा। तो कौन सा हो गया? सहयोग की नैतिकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन और परिपक्वता। आंसर प्लीज। चौदह वर्षीय देविका, तो आप लगाइएगा व्यक्ति की भावना, और वो भी कैसी? स्वनियंत्रित, अपने आप। तो 14 वर्ष है, अपने आप की बात कर रही है, स्वायत्तता आ जाएगा आपका। ठीक है, सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस शोध के लिए? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामा। लॉरेंस कोहलबर्ग फिर वहीं घूमकर पहुंच जाता है और आपका नैतिक ही जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। जब चिंतन लगा है तब बात आएगी नैतिक तर्कणा की, और अगर चिंतन नहीं लगता तो होता नैतिक दुविधा। निर्णय ले पाना ये नैतिक तर्कणा है, और निर्णय ना ले पाना सही और गलत के बीच में ये नैतिक दुविधा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से किस युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार। भाषा विचार पर आधारित है, जीन प्याजे। भाषा वातावरण में उद्दीपक है, स्किनर की तो बात है भाषा पर। और पूछ रहा सबसे कम है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। सबसे कम कौन सा है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यही गलत है बच्चा, बाकी सही। भाषा और विचार प्रारंभ में विभिन्न गतिविधियां, वाइगोत्स्की सही कहते हैं। भाषा विचार पर आधारित है, विचार पहले भाषा बाद में, प्याजे सही है। भाषा वातावरण में उद्दीपक है, स्किनर सही है। सबसे कम सही कौन सा है? चौथा है, चॉम्स्की वाला। ठीक है। तो बच्चा ये थे आज के इस सेशन के 30 सवाल। उम्मीद है बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो एज यूजुअल आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ख्याल रखिएगा, और अगर आपको प्रयास बेहतर लगता है तो जितने लोग भी आते हो इसे एक लाइक और शेयर तो दे दिया करो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।